Hello, Radhika Sharma and I welcome you all to our amazing platform MGX. तो स्टूडेंट्स हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे एंड हम लोग ने पार्ट 1 में कुछ चीज़ें कवर कर ली थी. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद पार्ट 2 जहाँ पे हम डिस्कशन अपना कंटिन्यू करेंगे विद पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़. तो ऑब्वियसली दिस सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में से अधिकतर क्वेश्चन हम लोग को ट्रेंड से ही देखने को मिलते हैं. तो शुरू करते हैं इसकी एनसीईआरटी रीड करना. ओके, सो देखो पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में क्या कहता है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेबल पैटर्न्स जो हैं हम लोगों को फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में दिखाई दिए, जैसे कि हम ग्रुप में या फिर हम पीरियड में मूव करते हैं. तो ट्रेंड्स बेटा हम कैसे डिस्कस करते हैं? ट्रेंड्स देखना, या तो आप टॉप टू बॉटम ट्रेंड देखो, किस तरह से कोई प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर हम लेफ्ट टू राइट नोटिस करते हैं कि किस तरह से फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक साइज ले लो, फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन एंथैल्पी ले लो, किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज उनमें देखने को मिल रहा है, उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? ट्रेंड्स का. ऑल राइट, सो ये सारे ट्रेंड्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं. तो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में कह रहा है ट्रेंड्स होते हैं, जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन एटसेट्रा, विच शो पीरियोडिक वेरिएशन. पीरियोडिक वेरिएशन जैसे हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर में कि एक रेगुलर इंटरवल पे या रेगुलरली चीज़ों के इंक्रीज या डिक्रीज करने को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक ट्रेंड्स. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक, आयनिक, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें डिस्कस करना है यहाँ पर. तो सबसे पहला जो पीरियोडिक ट्रेंड हमारी एनसीईआरटी हमारे साथ डिस्कस करती है, दैट इज ऑफ एटॉमिक रेडियाई. ठीक है जी? ओके, मेरी आवाज क्लियर है सबको? हाँ, अब शुरू करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियाई से. So you can very well imagine that finding the size of atom is a lot more complicated than measuring the radius of a ball. कह रहा है भाई एक बॉल का तुमको रेडियस फाइंड आउट करना है, दैट इज स्टिल इजी, लेकिन अगर तुम एक एटम का रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हो, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. व्हाई दिस इज कॉम्प्लिकेटेड? कह रहा है बिकॉज साइज ऑफ एटम इज वेरी वेरी स्मॉल. भाई एटम का साइज जो है वो एक तो बहुत ज्यादा छोटा है, दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, तो कोई वहां पे ऐसी शार्प बाउंड्री नहीं होती है जैसे हम इमेजिन करते हैं कि ऐसे सर्कल होगा, हम रेडियस निकाल लेंगे. सो दैट्स नॉट ट्रू इन केस ऑफ एटम. हम इस तरह से रेडियस नहीं निकाल सकते हैं. दैट्स व्हाट एनसीईआरटी इज एक्सप्लेनिंग इन दिस पैराग्राफ. तो हमारे लिए जो एटॉमिक साइज है उसको प्रिसाइजली डिटरमिन करना इज डिफिकल्ट. In other words, there is no practical way to which the size of individual atom can be measured. कोई ऐसा practical way नहीं है. However, an estimate of atomic size can be made by knowing the distance between the atoms of the combined state. One practical approach to estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between two atoms when they bound together by a single bond covalent radius. कह रहा है कि आप covalent radius measure कर लो. आपके पास दो नॉन मेटल्स हैं, उन्होंने क्या किया होगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा ओवरलैपिंग से. आप इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालो, उसको हाफ से डिवाइड कर दो, तो ये आपका कोवलेंट रेडियस निकल के आ गया. उसने बोला ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये डी जिसको मैं कह रही हूँ, तो ये आपका क्या निकल के आ गया? कोवलेंट रेडियस निकल के आ गया. इसी तरह से तुम मेटेलिक रेडियस निकाल सकते हो. मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं? मान लो ये तुम्हारा मेटल्स हैं, ये तुम्हारा मेटेलिक लैटिस है. यहाँ पे क्या होंगे? मेटल के एटम. इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालो, इसे बाय 2 कर दो, तुम्हारा मेटेलिक रेडियस निकल जाएगा. कह रहा है इज टेकन एज अ हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल. तो ये देखो मेटेलिक क्रिस्टल में दो किसी मेटल आयंस का आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दो तो मेटेलिक रेडियस निकल के आ जाएगा. Similarly, atomic radius refer to both covalent and metallic radius depending on whether the element is non-metal or a metal. तो डिपेंड करेगा कि हमारा मेटल कैसा है, हमारे पास जो रेडियस है वो किसका निकाल रहे हैं. तो अगर मेटल का तो मेटेलिक रेडियस, नॉन मेटल का तो कोवलेंट रेडियस. ठीक है, ये सारी बेसिक बेसिक बातें यहाँ पे की है. अब आ जाओ, देखो मेन चीज पे आ जाते हैं हम लोग. ये जो टेबल दिया है, ये जो टेबल दिया है बेटा एटॉमिक रेडियाई का, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ इसमें हमें किस तरह से अप्रोच लगानी है. एक होता है हमारे पास जेड इफेक्टिव,
ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा लेट जेड इफेक्टिव को एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ही बता रही हूँ क्योंकि हमें यूज़ करना है यहाँ पे भी। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आपके पास, मैं एक स्लाइड ऐड करती हूँ, तो 2 स्लाइड्स ऐड हो गई। हाँ जी। तो आपके पास इस तरह से मान लो एक एटम है, आपके पास ये रहा एक एटम, और ये है मान लो आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस, और ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट। अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना भी इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन्स होंगे। लेट्स से इसका जेड तुम्हारा क्या है, जेड से ये क्या लगा रहा है, अपना न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो तुम्हारे इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बिकॉज द चार्ज इज ऑपोजिट। बट ऐसा नहीं है कि अगर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, जितना भी न्यूक्लियर चार्ज है सारा का सारा इस इलेक्ट्रॉन को फील होगा, इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। लेकिन अगर यहाँ पर और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच में, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस का पूरा इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स इसे यहाँ से शील्ड कर रहे हैं। अब शील्ड कर रहे हैं तो कुछ कम महसूस होगा, जितना भी इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज फील होता है उसे हम कह देते हैं जेड इफेक्टिव, विच इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, एंड सिग्मा इज योर शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है जी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा Z से हमेशा कम होता है, इस इलेक्ट्रॉन को हमेशा कम अट्रैक्शन फील होती है न्यूक्लियस से, बिकॉज इसके बीच में और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हमें ध्यान में ये रखना है कि आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, देखो हमारी एनसीईआरटी हमसे बहुत ज़्यादा स्लेटर रूल्स एंड ये सब बातें नहीं करती है। सिंपली आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो, तो आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। और अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो ग्रुप में, इन अ ग्रुप, तो आपका जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। हमें कैसे पता, हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो हम हमेशा बेटा ग्रुप में हम कैसा फैक्टर लगाएंगे, जो आगे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह भी पढ़ेंगे उसमें भी ये रोल प्ले करेगा, तो हम हमेशा साइज से सोचेंगे, क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो शेल्स तो इंक्रीज होंगी, तो हम हमेशा साइज वाले फैक्टर को लाया करेंगे। और लेफ्ट टू राइट जब भी हम मूव किया करेंगे तो हम जेड इफेक्टिव वाले फैक्टर को सोचा करेंगे। तो ये मैंने तुम्हें चीज़ पहले क्लियर कर दी, ताकि जब हम सारे ट्रेंड्स पढ़ें तो वहाँ पर तुम्हें समझ हो कि जब तुम पीरियड में मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट तो तुम्हें जेड इफेक्टिव सोचना है, एंड जब तुम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो तुमको साइज के बारे में सोचना है। अब देखो साइज की वेरिएशन, ये दे रखा है तुम्हें पीरियड में ट्रेंड, लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड मजे की बात यह है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आप सीधे जब वो आपको एटॉमिक रेडियस बोलेगा कि आप ऑर्डर लगाओ, इसमें नोबल गैसेस नहीं लिख रखी हैं, तो आप ये देखो कि आपका जो साइज है वो डिक्रीज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, कहीं पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा आप देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, एंड एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना कम एटॉमिक साइज। जेड इफेक्टिव का मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, खींचेगा तो वो उसकी तरफ मूव करेगा, साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो रहा है, एंड लेफ्ट टू राइट तुम्हारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, तो तुम्हारा साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली तुम थर्ड ग्रुप के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी, सॉरी थर्ड ग्रुप नहीं, पीरियड, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड का डेटा दे रखा है, तो थर्ड पीरियड का भी वो सवाल तुमसे पूछ सकता है। अब आ जाओ बात करते हैं हम ग्रुप में, ग्रुप में किस तरह से वेरी कर रहा है भाई। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, आप जब भी मूव करते हो तो एक एक शेल ऐड होती है। लिथियम के पास 2 शेल्स है, तो सोडियम के पास 3, फिर ऐसे 4 शेल, फिर तुम्हारी एक एक शेल क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अगर शेल बढ़ रही है तो रेडियस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यस तुम देख सकते हो टॉप टू बॉटम जाने पे तुम्हारा रेडियस
इंक्रीज कर रहा है। इवन अब तुम अपनी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन वाली फैमिली में देखोगे, वहाँ भी तुम्हारा साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये डेटाज हमको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। डेटाज हमें याद नहीं करने होते हैं, लेकिन हमें ये ट्रेंड क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं है तो हम इजीली इसको याद रख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये देखो यहाँ पे ये ग्राफ भी दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें समझाई गई हैं। देखो पीरियड में तुम्हारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन तक आते आते तुम्हारा साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अगर ग्रुप में जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तुम्हारा साइज बढ़ रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, तुम्हारा साइज इंक्रीज कर रहा है। तो ये वेरिएशंस दिखाई गई है एटॉमिक रेडियस की तुम्हारे पीरियड्स में एंड ग्रुप्स में। ठीक है, तो ये ट्रेंड्स हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अब आ जाओ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस पे भी बहुत सवाल आते हैं। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ इस पैराग्राफ से तुम्हें क्या चीज़ें नोटिस करनी है। एक तो ये लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये वाली लाइन को पहले ही अंडरलाइन कर लो। मैं इस लाइन को बाद में रीड करूंगी, बट इसे अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि कुछ डेटा लिखा है तो कई समटाइम्स डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। वैसे तो इतने सारे डेटाज हैं बट ये स्पेसिफिकली लाइंस में लिखा है, तो समटाइम्स इफ क्वेश्चन कम्स तो हमें हल्का सा आइडिया होना चाहिए। अब एक बात मैं आपको बता दूं, आयंस में क्या होता है, हम जेड इफेक्टिव की भी अगर बात करें तो जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर तो हमने लगाना ही है पीरियड में। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। क्योंकि आयंस क्या होता है, कैटायन एनायन, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे, मान लो मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ले ली। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन दिया है, ये रही तुम्हारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स we find some atoms or ions which contain the same number of electrons, we call them isoelectronic species। ठीक है जी, जैसे O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। ये भी यहाँ पे तुम्हें स्टार मार्क करके डेफिनेशंस दे रखी हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। टू और मोर स्पीशीज विद द सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम स्ट्रक्चर रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तुम इसको रीड कर लेना अच्छे से। चलो, जेड इफेक्टिव, ये डेफिनेशन को भी रीड कर लेना भाई, क्योंकि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की डेफिनेशन आ गई तो हम रट्टा क्या मारते हैं कि जिसमें सेम तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, विच इज नॉट इनकरेक्ट, दैट इज करेक्ट। बट यहाँ पे जो लाइन्स लिखी होती है ना, उनको भी एक बारी दिमाग में रखना चाहिए। अब जेड इफेक्टिव जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो मैं जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करूँ, Na पॉजिटिव, Mg2+। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कौन छोटा है कौन बड़ा है, आइंस के केस में तुमसे पूछ लूँ भाई किसका साइज बड़ा है छोटा है, तो तुम मुझे बता दोगे मैम आपने बोला है जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो जिसके पास जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज़्यादा, साइज उतना ही कम, उतना ही साइज उसका कम। अब मैं कैसे बोल सकती हूँ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10। प्रोटॉन्स कितने हैं बताओ, 11 प्रोटॉन्स। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं, 12। अब मुझे बताओ 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींचेंगे या 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींचेंगे? ऑब्वियसली जो 12 प्रोटॉन होंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींचेंगे एज कम्पेयर टू 11 प्रोटॉन। तो जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा है, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 2+ का। तो साइज किसका ज़्यादा होगा, Na पॉजिटिव का। अगर मैं जेड इफेक्टिव का ऑर्डर पूछती तुमसे तो Mg2 पॉजिटिव का होता। तो ध्यान रहे जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बात समझ में आई इतनी? तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो Na पॉजिटिव है वो बड़ा होगा Mg2। तुम सीधे क्या करोगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज देखोगे, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो एटॉमिक साइज कम। ये सारी बातें तुम्हें इस पैराग्राफ में लिख रखी है। और एक एग्जाम्पल दिया है कि आयनिक रेडियस ऑफ F नेगेटिव, F नेगेटिव का आयनिक रेडियस दे रखा है 136 पिकोमीटर। F नेगेटिव इज 136 picometer, whereas atomic radius of fluorine is 64 picometer and radius of sodium is 186 picometer and Na positive is
95 पिकोमीटर। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास जो भी पेरेंट एटम होता है, जो भी पेरेंट एटम होता है हमारा, इन केस ऑफ कैटाइन, कैटाइन का जो पेरेंट होगा उसका साइज हमेशा उससे बड़ा होगा, हमेशा उससे उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ऑब्वियसली प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो साइज छोटा होगा, राइट। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि Na का साइज Na पॉजिटिव से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और यहाँ पर एनाइन के केस में तुम्हारा पेरेंट एटम छोटा हो जाता है एनाइन से, क्योंकि Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम पड़ गए, तो तुम्हारा एनाइन का साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान में रखना, कभी नाइन्स को कंपैरिजन करने के लिए आ जाए तो ये डेटा हमको ध्यान में होना चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइज पूछा गया है तुमसे, और दिया है Mg2+, एल्यूमिनियम 3+। अब इसमें देखो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में तुम्हारे पास अगर हम मूव करें लेफ्ट टू राइट, तो मैग्नीशियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होगा, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में देखें तो तुम्हारा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का साइज Al3 पॉजिटिव से छोटा होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। तो लार्जेस्ट साइज तुम्हारा किसका हो गया, मैग्नीशियम का, और स्मॉलेस्ट साइज तुम्हारा किसका हो गया, Al3 पॉजिटिव का। इसका लार्जेस्ट, इसका स्मॉलेस्ट, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो इन आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बेसिकली, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन गिवन बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है बेटा, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ध्यान रहे वर्ड आइसोलेटेड गैसियस एटम, यहाँ पे लिखा हुआ इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब आपके एटम्स तो कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं, लेकिन हम बात करें आइसोलेटेड मतलब एक अकेले एटम से, और वो किस में होना चाहिए, आपका गैसियस स्टेट के अंदर होना चाहिए। ध्यान रहे सॉलिड लिक्विड नहीं, गैसियस स्टेट के अंदर होना चाहिए। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है हमें। अब कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एलिमेंट एक्स इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन डिपिक्टेड बाय एक्स। कोई एलिमेंट ले लिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स किलो जूल मोल इनवर्स। क्या यूनिट्स होते हैं, किलो जूल मोल इनवर्स। We can define the second ionization enthalpy as the energy required to remove the second most loosely bound electron. It is required, it is the energy required to carry out reaction shown here. ठीक है, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब क्या है ना, कह रहा है कि आपको कभी भी किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। कैसी प्रोसेस हो जाएगी, एंडोथर्मिक। अब ये दी आपने पहली आयनाइजेशन एनर्जी IE1। अब आपको इसी में से अगला इलेक्ट्रॉन भी निकालना है तो भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसे हम बोलेंगे IE2। और हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, दैट मीन्स IE2 विल बी ग्रेटर देन IE1, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। हमेशा आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है, तो हमेशा आपकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की, यही जो मैंने आपको समझाई दैट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। तो अब हम लोगों को यहाँ पे एक डेटा दे रखा है,
ये टेबल दे रखा है हम लोगों को, जहाँ पे कुछ आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ बना हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। जो भी इस पैराग्राफ में लिखा है एक बार मैं उसको अलग से समझा रही हूँ। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड करेगी, जेड इफेक्टिव पे। और हम ऐसा बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, क्योंकि अगर हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो वो टाइटली पकड़ के रखेगा, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और धीरे धीरे जब हम बात करते हैं ना, डाउन टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तुम्हारा दूर होता जाता है। तो न्यूक्लियस के रीच से अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है तो हमारे लिए उसको कम एनर्जी देके निकालना पॉसिबल है। तो हम डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शंस भी बीच में देखने को मिलते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे तुम्हारा पेनिट्रेशन इफेक्ट हो गया, जैसे तुम्हारा पेनिट्रेशन इफेक्ट हो गया, या फिर हाफ फिल्ड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आ गई, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आ गई। ठीक है, उनकी बात करें तो मैं एक बार सेकेंड पीरियड का डेटा लिख के देती हूँ आपको किस तरह से होगा। सेकेंड पीरियड में तुम्हारे पास क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड योर नियॉन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो क्या है, बढ़ रहा है। तो क्या होना चाहिए कि आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़नी चाहिए। अब जरा एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लिथियम इज योर 1s2 2s1, ये 2s2 है। अब नेक्स्ट 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। तो ये तो बेटा फुली फिल्ड है, ये तो तुम्हारी नोबल गैस है, इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल, तो सबसे ज्यादा इसकी। अब लिथियम से बेरिलियम मूव करे तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अब अगर बेरिलियम से मैं बोरोन की तरफ मूव करूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ 2s से निकालना है, यहाँ 2p से निकालना है, राइट। यहाँ s से निकालना है, यहाँ p से। s इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, तो ये मुझे इलेक्ट्रॉन इजीली निकालने नहीं देगा। अट्रैक्शन ऑफ अ सब शेल टूवर्ड्स न्यूक्लियस इज अ पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या होता है कि आप इसमें कंपैरिजन कब कर सकते हो, जब एल वैल्यू डिफर है, एन वैल्यू सेम होनी चाहिए। आप 2s का कंपैरिजन 3p के साथ नहीं कर सकते हो, आपकी एन वैल्यू सेम होनी चाहिए, एल वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, यहाँ से मुश्किल है, तो बेरिलियम की ज़्यादा हो जाएगी बोरोन से। बाकी कार्बन की ज़्यादा, कार्बन से नाइट्रोजन की ज़्यादा जेड इफेक्टिव। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी जेड इफेक्टिव की वजह से, लेकिन बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ दिस हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देख रहे हो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में तुम्हारा जो नोबेल गैस है उसकी आई सबसे ज़्यादा है, और एक एल्कली मेटल की आई सबसे लो है। तो इस ग्राफ में ये जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे नोबेल गैस है, और नीचे सबसे नीचे जो डिप आपको दिख रही है वो तुम्हारे एल्कली मेटल्स हैं। इज दैट क्लियर। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, कैसे कैसे पीरियड में जाने पे डिक्रीज होती है, कहाँ कहाँ तुम्हारी एक्सेप्शंस आती हैं, जो हमने इस पैराग्राफ में डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड एज द एटॉमिक नंबर, सेकेंड पीरियड की डिस्कस कर ली। ये वही ग्राफ है जो मैंने आपको अभी भी बताया, राइट। अब देखो ये कैसे कर रहा है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे, जैसे आप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो आपके पास क्या होगा, आई आपकी डिक्रीज करेगी,
क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ग्राफ, लिथियम की सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। ओके, तो यहाँ पे आपके पास अब इन्होंने शील्डिंग स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, जो ऑलरेडी मैंने जब जेड इफेक्टिव बताया तो आपको बता दिया कि व्हाट इज दिस शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग। ठीक है जी, ये बेरिलियम बोरोन का एग्जाम्पल दिया है, पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो इस पैराग्राफ में समझाया गया है। नाउ we will see this question. The first ionization enthalpy values of the third period element, sodium, magnesium, and silicon, respectively, are 496, 737, 787 kilojoule. Predict whether the first ionization enthalpy value for aluminium will be more close to 575 or 760 kilojoule mole inverse. Justify your answer. ठीक है जी, तो हमें ये देखना है कि एल्यूमिनियम की जो वैल्यू है वो किसके ज़्यादा क्लोज होगी। तो हमें किस किस की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। तो ये तुम्हें पता है 11, ये 12, ये 14, तो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम यहाँ पे तुम्हारा 13 है ना, इस तरह से आएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये रहा तुम्हारा सोडियम, अब ये एल्कली मेटल की सबसे ज्यादा कम। फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में अगर मैं कंपैरिजन करूं, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा, अभी मैं जस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ। ये है तुम्हारा 3s1, मैग्नीशियम तुम्हारा 3s2, और एल्यूमिनियम तुम्हारा क्या होगा 3p1, एंड देन सिलिकॉन इज 3p2। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन यहां से ज्यादा क्यों, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो मैं बोलूं सोडियम की सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम की कम होगी मैग्नीशियम से बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट, देन मैग्नीशियम एंड देन सिलिकॉन। तो ये वैल्यू ज्यादा क्लोज किसके होगी, आपको बोला गया है कि सोडियम की 496 है, मैग्नीशियम की 737 है और सिलिकॉन की 787 है। क्योंकि दिस वैल्यू शुड बी लेस देन व्हाट, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन मैग्नीशियम। तो ये हमारी 760 के क्लोज तो हो नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद देखो यहाँ पे 737 तो तुम्हारी मैग्नीशियम की वैल्यू है, तो 760 तो हो नहीं सकती, 575 ही होगी, इट विल बी क्लोज टू 575। ठीक है, तो वो सेम चीज यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। अब आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इस पैराग्राफ में जो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, एक बार मैं तुम्हें उसको अलग से समझाती हूँ। और यहाँ से अगर तुम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सीख लोगे ना बेटा, जैसे मैं सिखाऊंगी वैसे ही अगर तुम एनसीईआरटी में भी लिख लोगे साइड में, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं बीच में। जब मैं ऑर्डर लगाऊंगी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो एक बार हम इसको समझते हैं, पूरे पैराग्राफ में वही चीजें आपको समझाई गई हैं, लेकिन पैराग्राफ पढ़ के अगर मैं तुम्हें समझाऊंगी दैट विल बी अ लिटिल बोरिंग, बट आई विल कवर ऑल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, सो आई नो व्हाट इज रिटन ओवर हियर। सो मैं आपको इजी लैंग्वेज में उसको समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे तुम देखो कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या फर्क है इनमें, या फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना जी। तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी का मतलब कि अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार, शॉर्ट में बोलूं ईए। ठीक है, ईए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ईए में क्या फर्क है, ईए इज योर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। तो ऐसे कुछ एटम्स होते हैं बेटा जिनका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब दे लाइक इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं विच डू नॉट लाइक ईए, तो हम बोल सकते हैं ईए जीरो, या फिर नेगेटिव बोल सकते हैं, दे हेट इलेक्ट्रॉन, दे डोंट वांट के हमें कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करे। अब जैसे तुमने पढ़ा कि ionization enthalpy is the energy required to remove the outermost electron from isolated gaseous atom, उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये उससे उल्टा है। मान लो हमारे पास एक एटम है X, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, सो इस इलेक्ट्रॉन, एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब क्योंकि ये अट्रैक्शन का प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस होता है तुम्हारा एक्सोथर्मिक।
दिस प्रोसेस इज नॉर्मली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में। ऑल राइट, इतनी बात समझ में आई। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन डाल चुके हो, दिस विल बिकम एक्स नेगेटिव। तो आप दूसरी बार जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालने लगोगे, तो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, तो अब की बार जो तुम्हारी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव आएगी। ये वाली प्रोसेस तुम्हारी एंडो होगी, सॉरी, ये वाली प्रोसेस तुम्हारी एंडोथर्मिक होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये भी मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, फॉर्मेशन ऑफ polynegative anion, polynegative anion is endothermic, is endothermic, formation of polynegative anion is endothermic। अब इस पे आ जाओ दोबारा से, कुछ की ए पॉजिटिव होगी, कुछ की ए नेगेटिव। तो जिसको अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के प्रति, वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। प्रोसेस कैसी होती, एक्सो। तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ईजी ईजी कैसी होगी, नेगेटिव। जिसको नफरत है भाई, उसकी डेल्टा ईजी तुम्हारी कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो प्रोसेस कैसी होगी तुम्हारी, एंडोथर्मिक। अब ऐसे कौन से महान एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारी पॉजिटिव है, जो एंडो है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं रखते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रति, तो वो है तुम्हारी नोबल गैसेस। क्योंकि तुम्हें पता है ऑलरेडी मैम वो स्टेबल हैं, ऑलरेडी वो स्टेबल हैं, तो उनको क्या है, उन्हें कोई अट्रैक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर तुम्हारे ग्रुप 2 के मेटल्स हैं जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी एफिनिटी 0 रखते हैं। क्यों, क्योंकि इनका भी जो S है वो फुली फिल्ड होता है, दे आर NS2। अब ग्रुप नंबर 15 में से ओनली नाइट्रोजन ऐसा काम करती है। नाइट्रोजन, ध्यान रहे फॉस्फोरस नहीं लिख रही हूं मैं, पूरा का पूरा ग्रुप नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन लिख रही हूँ, क्योंकि इसमें स्मॉल साइज भी है, स्मॉल साइज है, P3 है, P3 तो फॉस्फोरस भी है मैम, लेकिन उसका साइज छोटा नहीं है, नाइट्रोजन का छोटा है। तो ये तीनों को छोड़ के बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन को प्यार करें, तो वो बोल रहे हैं हमारा ये कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ तक बात समझ में आई सबको। तो अब जब मान लो तुम सेकेंड ग्रुप का ऑर्डर लगा रहे हो, सेकेंड ग्रुप का ऑर्डर लगाना चाहते हो तुम, आई का, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो तुम्हें पता है ये महानुभाव सबसे पीछे आ जाएंगे, जिनका ये नेगेटिव है, दे डोंट लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इनकी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ये तुम्हारे एंडो वाले आए। तो सबसे पीछे आएगा नियॉन, क्योंकि नोबेल गैस है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। फिर आएगा तुम्हारा एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि NS2 है, फुली फिल्ड है। अब इसके बाद फिर नाइट्रोजन आ जाएगा। अब तुम ऑर्डर लगाओ। अब ये जो है बेटा, जैसे जैसे तुम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और बढ़ेगी। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो क्या होना चाहिए हमारा, बोरोन, फिर आना चाहिए बोरोन, फिर आना चाहिए तुम्हारा क्या, ओके, लिथियम भी तो था ना, ओके, चलो। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग पहले मुझे लिथियम लिखना चाहिए, पहले मुझे लिथियम लिखना चाहिए, फिर बोरोन लिखना चाहिए। देखो इसको इसको तो साइड कर लो, इनकी कंफ्यूजन खत्म कर दो, ये तुम्हें नहीं दिखने चाहिए, ये मैंने साइड कर लिए, ये मैंने साइड कर लिए। अब तुम्हारे पास कंपटीशन में कौन बचा है, लिथियम बचा है, बोरोन बचा है, कार्बन बचा है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनमें कंपटीशन है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मैम, ई बढ़ रही है ना। अब ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर 2s1, दिस इज योर 2p1, दिस इज योर 2p1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और ये है तुम्हारे पास 2p2, 2p4, 2p5। ठीक है जी। अब यहां से बेटा एक चीज देखो, होना तो ये चाहिए कि मैम जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो हमारी ई भी क्या करेगी,
बढ़ेगी, हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर तुम्हारा फिर से पेनिट्रेशन इफेक्ट लग जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कौन कर रहा है, 2s विच इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जल्दी अट्रैक्ट होगा, तो लिथियम की आयनाइजेशन सॉरी लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोरोन से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे 2p सब शेल, वो न्यूक्लियस से दूर है, वो इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो तुम्हारे पास लिथियम जो है वो बोरोन से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ तुम गलती कर देते हो, यहाँ तक तुम्हें याद रह जाता है, लेकिन एक और एक्सेप्शन आ जाती है। तभी मैं कह रही हूँ कि इस ऑर्डर में काफी सारी एक्सेप्शंस है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास नॉर्मली जेड इफेक्टिव वाला ऑर्डर ऐसे। अब ये ऑर्डर गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो अपने अपने एनसीईआरटी में ही ट्रिक लिख लो इसके लिए। नेहा बेन बोली बोली क्लास ऑफ, कहीं भी एनसीईआरटी में इसको फिट कर लो। इतना सारा पैराग्राफ तुम्हें बार बार ना पढ़ना पड़े। हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन बेटा हमें स्मार्ट स्टडी भी करनी है ना। आप एक बार इतने अच्छे से पढ़ लो, उसमें से जो भी समरी निकल के आती है, फिर आपका काम होगा बार बार से उसको रिवाइज करना। वरना हम लोग एफिशिएंट नहीं बन पाएंगे ना, हम एक ही चीज पढ़ते रह जाएंगे। तो इस तरह से आपको समझना भी है और कुछ अपने लिए शॉर्टकट भी बनाने आने चाहिए। सो दिस इज हाउ यू विल डू इट। ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कहानी बताई। अब ग्रुप, अगर मैं पीरियड 3 में मूव करूँ तो फॉस्फोरस को मत पीछे लेकर आना। फॉस्फोरस हाफ फिल्ड है, तो जस्ट यहाँ पे फॉस्फोरस एक स्टेप तुम्हारा क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, जस्ट एक स्टेप पीछे जाएगा, दैट्स इट। अब ये थी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, एनसीईआरटी ये डेटा देता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, उसने हमें हाइड्रोजन ग्रुप 1 का डेटा दिया है, तो ग्रुप 1 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप डाउन द ग्रुप जाओगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो कम होगी, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना बड़ा जितना बड़ा एटम होगा उतना उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होगा, न्यूक्लियस दूर होता जाएगा। तो आप देखो, डाउन द ग्रुप आपकी जो ईए है वो डिक्रीज करी है, या आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करी है। अब ये माइनस साइन जस्ट ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज होती है, प्रोसेस इज योर एक्सोथर्मिक। इसको मैथ्स की तरह मत लेके चलना कि ये वैल्यू ज्यादा होगी, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, नहीं, वो डिक्रीज हो रही है। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है जी। अब 16th ग्रुप में देख लो, ये जो तुम्हारे पास ग्रुप नंबर 16 17 आ जाता है ना, इनमें एक एक्सेप्शन आ जाती है कि जो हमारे जो ये फर्स्ट वाले हैं, सेकंड पीरियड वाले हैं, उनकी ईए जो होती है, उनकी ईए जो होती है वो थर्ड पीरियड वालों से कम हो जाती है। बल्कि हम तो कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज हो रही है, तो फिर तुम थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा कैसे बोल सकते हो। देखो, फ्लोरीन क्लोरीन, इनमें क्या होता है ना कि आपके पास, अगर मैं लिखूं फ्लोरीन, फ्लोरीन तुम्हारा क्या है, 9 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p 5, सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली क्लोरीन इज तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3s2 3p5, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं बना पाते हैं। लेकिन क्लोरीन, उसका घर बड़ा है, थर्ड शेल में रहता है, थर्ड शेल का साइज बड़ा होता है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जगह मिल जाती है, उसको पनाह मिल जाती है उसके घर पे। इसीलिए हमारा क्लोरीन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन से सल्फर का ज्यादा होता है, लेकिन कितना ज्यादा होता है वो हम डेटा बेस्ड ही बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे ही कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन फ्लोरीन का जस्ट क्लोरीन से कम होता है, बाकियों से ज्यादा रहता है। और ये आपको नोबेल गैसेस के लिए भी वैल्यूज देता है, लेकिन वैल्यूज पॉजिटिव में है, क्योंकि प्रोसेस यहाँ पे एंडोथर्मिक होगी, खुद से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते होते हैं। तो सबसे मुश्किल है नियॉन में इलेक्ट्रॉन डालना। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियॉन के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये वाली वैल्यूज भी एक बार बेटा ध्यान रखना, डेटा तुम्हें याद नहीं करना है। नोबेल गैसेस की इतनी ज्यादा नहीं पूछता है, बट
एनसीईआरटी में दिया है, डेटा दिया है, तो हर डेटा लर्न करने को नहीं बोलती हूँ, जैसे इनका नहीं बोल रही हूँ। ये तो तुम्हें क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आता है बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्ड पीरियड वालों की सेकंड पीरियड से ज़्यादा क्यों होती है। इसमें इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट हाँ हो सकता है पूछे, तो इग्नोर मत करना इसे, ठीक है। ये वही सारी बातें एक्सप्लेन की जो मैंने तुम्हें एक पेज में एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे तुम ये देखो, ये क्वेश्चन करोगे, ट्राई विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच हैज द लीस्ट नेगेटिव। मतलब एक तरह से तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो हमें पता है क्लोरीन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो तुम्हें पता है कि फॉस्फोरस, फिर आता है सल्फर, फिर आता है तुम्हारा क्लोरीन, और ऐसे फ्लोरीन ऊपर, ठीक है। तो अपने अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, तो तुम्हें पता है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। अगर वैसे हम देखते तो डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट क्लोरीन तुम्हें समझाया कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उसके पास स्पेस है रखने का, फ्लोरीन के पास नहीं है, होनी फ्लोरीन की चाहिए थी बट है क्लोरीन की। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारी किसकी है, क्लोरीन की है। और एनसीईआरटी इसको विद पूरा रीजन अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बोर्ड में अगर ऐसा आंसर लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेंगे अच्छे से, ठीक है जी। अब फॉस्फोरस देखो, तो फॉस्फोरस की सबसे कम होगी, क्योंकि क्या है ये 3p3 हाफ फिल्ड, ठीक है बेटा। अब आ जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से अलग है, इसको कंफ्यूज मत करना। ये आपके पास एक एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बॉन्डेड की है। जब आपस में दो एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जैसे HCl, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, जो एटम अपनी तरफ इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इलेक्ट्रॉन गेन करना पूरी तरह से, नॉट जस्ट अट्रैक्ट करना। किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं, आपने इलेक्ट्रॉन ही गेन कर लिया है। तो फ्लोरीन जो होता है पूरे पीरियोडिक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करोगे तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। इतनी बातें क्लियर हैं? तो इट्स अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम in a chemical compound to attract shared electrons towards itself is electronegativity. Unlike ionization enthalpy and electron gain enthalpy, it is not a measurable quantity. It is not a measurable quantity. ये lines उठ के आती हैं. However, a number of numerical scales of electronegativity of elements हमें पता है, जैसे पॉलिंग है, मुलिकन है, एल्फ्रेड रेचौ स्केल है, जिसमें से पॉलिंग इज द मोस्ट फेमस, द वन विच इज वाइडली यूज इज पॉलिंग, ठीक है। अब ये वैल्यूज कुछ पॉलिंग स्केल की तुमको दे रखी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे ये वैल्यू पॉलिंग स्केल की वैल्यू हमें कुछ पता होनी चाहिए, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यूज हम लोगों को दे रखी है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा 4, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन फ्लोरीन की इक्वल है। तो कुछ जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली वैल्यूज हैं उनको याद रखना है। अब इस पैराग्राफ में आ जाओ, क्या लिखा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट विच इट इज बाउंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं होती है, जिस एलिमेंट के साथ वो बाउंड करी है उस पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपके पास डिपेंड करता है कि कैसा, किस तरह से, कौन से एलिमेंट के साथ वो बॉन्डेड है। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, ठीक है। ये कह रहा है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। अब कह रहा है एटॉमिक रेडियाई से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियाई से कैसे कर सकते हैं, देखो क्या लिखता है यहाँ पे, ये कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम आने पे ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। अब एटॉमिक रेडियाई जैसे जैसे बढ़ेगा, बढ़ता का है नीचे, घटता का है लेफ्ट टू राइट।
एटॉमिक रेडियाई घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। जितना छोटा तुम्हारा एटम होगा उतना उसके लिए दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट करना आसान होगा, क्योंकि बॉन्डेड की प्रॉपर्टी है, एक बड़ा है एक छोटा है तो इस इलेक्ट्रॉन पे जल्दी ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगा पाएगा, बड़ा है तो और दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इतनी अच्छी फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो इनवर्सली रिलेटेड। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव के साथ रिलेट कर सकते हैं, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस को ही तो अट्रैक्ट करने हैं अल्टीमेटली तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, यही चीज लिखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप। द ट्रेंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये कुछ रिलेशंस दिए हैं जो हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। तो ये एक फ्लो चार्ट में आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को भी इन्होंने रिलेट किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये तो वही स्केल आ गया, यहाँ से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर आप लेफ्ट टू राइट बेटा मूव करते हो इन अ पीरियड, आप देखोगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वैसे भी तुम्हें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे राइट वाली साइड पे नॉन मेटल्स है, लेफ्ट वाली साइड पे तुम्हारे मेटल्स हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम्हारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटल्स भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन ही करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, मतलब डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू मेटालिक प्रॉपर्टीज, दस इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस पीरियड, तो क्या होगा, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज तुम्हारी इंक्रीज करेंगी। सिमिलरली डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन अ ग्रुप, डिक्रीज इन नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा डिक्रीज करेगा, वही चीज लिखी है। अब कह रहा है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह मेजरली तो हम रीडॉक्स में निकालना सीखते हैं, वहाँ पे ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि OF2 एंड Na2O, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन दीज कंपाउंड्स, फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें Na2O और OF2 में, तो यहाँ पर तुम्हारा जो ऑक्सीजन है सोडियम के साथ बॉन्डेड है, सोडियम +1 होता है, 2 है तो इस पे चार्ज +2, ऑक्सीजन -2 है। बट यहाँ पे अगर देखो फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1, 2 फ्लोरीन है तो कितना होगा, -2, इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे चार्ज कितना होगा, +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है, यहाँ पे इसकी -2 है। तो डिपेंड कर रहा है कि किसके साथ ये बॉन्डेड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड करती है कौन से एटम के साथ ये बॉन्डेड है। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह जो निकालना है इसको हम डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं बेटा, रिडॉक्स में। तो जिसने रिडॉक्स की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ रिडॉक्स की वीडियोस देखना, वहाँ तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से निकालना समझ में आ जाएगी। यही चीज़ जो मैंने आपको बताई, एक जगह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी ऑक्सीजन की और एक जगह -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Using periodic table, predict the formulas of the compound silicon and bromine, aluminium and sulfur। तो सिलिकॉन एंड ब्रोमीन के कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, सिलिकॉन की वैलेंसी 4, ब्रोमीन की 1, तो क्रिस क्रॉस किया SiBr4। और फिर है एल्यूमिनियम और सल्फर, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फर की 2, तो क्या बन जाएगा Al2S3। ये तो मैं कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हैं, वैलेंसीज लिखी हैं, जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ग्रुप 1 में 1 होते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, सेकंड वाले में 2 होते हैं तो 2, इसकी 3 तो 3, फिर 14 वाले की 4,
इसमें 15 वाले की 3 भी हो सकती है, 5 या तो 3 गेन कर ले या 5 लूज कर दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 26170 8। ठीक है, ये कुछ ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स दे रखे हैं इस टेबल में। Anomalous behavior of second period element. So देख लो, the first element of each group 1 and 2 and 13 to 17 जो होते हैं differs in many respect from other members of their respective group. For example, lithium unlike other alkali metals and beryllium unlike other alkaline earth metals form compounds with pronounced covalent character. लिथियम के और बेरिलियम के कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कोवेलेंट होते हैं, बाकियों के आयनिक होते हैं। तो ये जो है एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स ये अलग बिहेव करते हैं बाकी वालों के कंपैरिजन में। ठीक है जी, तो ये इनका एनामोलस बिहेवियर दिया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं किसके साथ? मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के साथ। ये तुम्हारा लिथियम हो गया, ये तुम्हारा बेरिलियम हो गया, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम और यहाँ पे बोरोन आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ शो करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। फिर इसका रीजन दे रखा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जा सकता है हमसे कि what are the reasons for the different chemical behavior of the first member of, क्यों ये anomalous behavior शो कर रहा है, क्या रीजन है? तो कहता है कि anomalous behavior, एक तो इनका साइज स्मॉल है, दूसरा लार्ज चार्ज टू साइज रेशो है, चार्ज टू रेडियस रेशो। ठीक है, ये काफी ज्यादा होता है इनका। उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इन एलिमेंट्स की, हाई EN, ये रीजन है। स्मॉल साइज इनका रीजन है। ठीक है जी, तो ये कुछ हमारे रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि ये एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं। दूसरी बात ये ऐसा लिखता है, इन एडिशन फर्स्ट मेंबर ग्रुप मेंबर्स हैव ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स 2s2p फॉर बॉन्डिंग, वेयर एज सेकेंड पीरियड हैज 3s। इन कह रहा है इनके पास सिर्फ 2s2p है, बल्कि 3s3p 3d हमारी थर्ड वालों के पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन सेकंड पीरियड वालों के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो ये अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड ही नहीं कर पाते सेकंड पीरियड वाले। जैसे बोरोन है तो BF4 नेगेटिव बना रहा है, लेकिन कह रहा है एल्यूमिनियम AlF6 3 नेगेटिव, यहाँ पे 6 फ्लोरीन लग पा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 4। तो ऐसा क्यों है भाई? बोरोन तुम्हारा क्या है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा? 2s1 2p2, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ पे क्या है, 3 फ्लोरीन तो तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे BF3, है ना, लेकिन BF4 नेगेटिव के लिए इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, तो F नेगेटिव इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ये तो दे नहीं सकता, शेयर नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, खाली ले सकता है। तो जब एक ही बंदा शेयर करता है उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या बना लेगा? BF4 6। लेकिन एल्यूमिनियम के पास तुम देखो, एल्यूमिनियम इज 3s, एक्साइटेड स्टेट लिख रही हूँ, उसके पास आगे D भी है। ठीक है, आगे D भी है, तो उस ये क्या कर सकता है कि 3 फ्लोरीन तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ लग गए, बाकी के ने कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड कर पा रहा है, अपनी कोवेलेंसी को ये एक्सपैंड कर सकता है। मतलब यहाँ पर तुम देखोगे कि यहाँ पर एक ही डब्बा खाली है, क्योंकि इसके पास 3s में, सॉरी 2s में, लेकिन कोई 2d नहीं एग्जिस्ट करता ना, यहाँ पे तो तुम्हारे पास और भी डब्बे हैं, 3d के भी डब्बे हैं, तो इसीलिए ये अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड कर पा रहा है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। और ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। अब कह रहा है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या चीजें लिखता है, देखो, वी ऑब्जर्व दैट पीरियोडिक ट्रेंड्स इन सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक, आयनिक, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हम सब देख चुके। पीरियोडिसिटी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर रहे हैं कि ये जो पीरियोडिक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। That is all chemical and physical properties are manifestation of electronic configuration of elements. We shall now try to explore relationship between these fundamental properties of elements with their chemical reactivity. Atomic and ionic radii as we know generally decrease, तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं भाई। ये अब फिर से बता रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली कैसे इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे किस तरह से ये
सारी चीज़ें ये हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं, तो ये वही उस पैराग्राफ में एक शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को लिख रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे पास जो केमिकल रिएक्टिविटी है, द मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जैसे अल्कली मेटल्स हैं, दे आर हाईली हाईली रिएक्टिव exhibited by loss of an electron leading to formation of cation, and the extreme right among halogen shown by the gain of electron फॉर्मिंग एन एनाइन। तो कह रहा है ये एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट वाले तुम्हारे कैसे हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और यही हम रिलेट करते हैं इनके रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर से। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर भी हम लोग रीडॉक्स में ज़्यादा डिटेल में, इसने बस लिख दी हैं चीज़ें, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए हैं, बाकी हम ज़्यादा डिटेल में इनको और चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स तुम रट लो, कौन कौन सी होती हैं, हमें पता है नॉन मेटल की ऑक्साइड्स जनरली हमारी एसिडिक होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत न्यूट्रल है, कौन कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, NO, ये 3 याद रख लो। मेटल्स की ऑक्साइड जनरली बेसिक होती हैं, लेकिन कुछ एम्फोटेरिक भी होती हैं हमारी। एम्फोटेरिक में इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है Al2O3, As2O3 का। एम्फोटेरिक मतलब इनमें मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों हैं, लेकिन हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। पी ब्लॉक में हम पढ़ते हैं, जिसकी मैंने तुम्हें ट्रिक भी बता रखी है पी ब्लॉक में, ऐसे जनाबे आली गाएंगे सुनेंगे पंजाबी कीर्तन मन लगा के, ये वाली ट्रिक में मैंने तुम्हें सारे करवाए हैं, पी ब्लॉक देखना पड़ेगा उसके लिए। तो ये सारी, फिर ट्रांजिशन मेटल्स की बात करता है, उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी जस्ट इसने लिखा है और एक्सप्लेन नहीं किया है, डी एंड एफ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे हमने इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी डिस्कस कर लिया है बेटा जी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ये समरी है। अब हमने ये चैप्टर का सेकंड पार्ट कर लिया है, लास्ट की चीज़ें बाकी चैप्टर्स में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे नहीं करते। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में से जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या नीट के हर बार क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड देखा ही जाता है, तो इनको बहुत अच्छे से करोगे ट्रेंड्स को। हमने स्टार्टिंग का पार्ट हमने पार्ट 1 में किया है, हिस्टोरिक डेवलपमेंट, तो एक रीड मारना वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वी डोंट नो कि क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं है कि बाहर से आया, एनसीईआरटी में से ही आया है, सो वी कांट चैलेंज। सो ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, बट हाँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर फ्रॉम ट्रेंड्स। So that's all for this video. I hope you enjoyed. Thank you so much for watching.